हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में मैं प्रथम विश्व युद्ध की कहानी आगे बढ़ाऊंगा। पार्ट वन में मैंने 1917 तक का टॉपिक कवर कर लिया था और अब हम बात करेंगे आगे के टॉपिक्स की, जैसे कि रशिया में रेवोल्यूशन, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट और फाइनली ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स और प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या इफेक्ट रहे दुनिया पर। मेरा नाम डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ है एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़ एट स्टडी आईक्यू। हम स्टार्ट करते हैं 1917 से, जब फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे युद्ध एक तरह से रुका हुआ था। मैंने आपको बताया था कि ट्रेंच वॉरफेयर चल रहा था, ना कोई ज़्यादा आगे बढ़ पा रहा था जर्मनी की तरफ से, ना फ्रांस और यूके की तरफ से। ऐसे में यूएस का इन्वॉल्वमेंट शुरू होता है अप्रैल 1917 में। पहले यूएसए न्यूट्रल था, लेकिन दोनों साइड को सप्लाई करता था आर्म्स, खाने पीने की सामग्री, जहाज, हथियार, और इसी से यूएसए ने काफ़ी पैसा बनाया था और वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी। लेकिन फाइनली जैसे कि लुजिटानिया सिंक किया, उसमें काफ़ी सारे अमेरिकन्स मारे गए और उसके अलावा भी कई सारे अमेरिकन जहाज़ों पे हमला किया गया जर्मनी द्वारा, उनकी सबमरीन्स जिनका नाम था यू बोट्स। तो फाइनली यूएसए ने तय किया कि अब हम जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे। एक और बहुत बड़ा कारण था यूएसए का लड़ाई में शामिल होने का, और वो था जर्मनी ने मेक्सिको को अपनी ओर शामिल करने के लिए उन्हें एक सीक्रेट लेटर लिखा था और कहा था कि आप अमेरिका पे हमला कर दीजिए। ऐसा उन्होंने मेक्सिको को कहा था, क्योंकि आप यूएस के पड़ोसी हैं तो आप यूएसए पे हमला कीजिए, हमारी साइड सेंट्रल पावर की तरफ शामिल हो जाइए। ऐसा इसीलिए क्योंकि जर्मनी को पता था कि आज नहीं तो कल यूएसए लड़ाई में आएगा और अमेरिका ब्रिटेन की ही तरफ उतरेगा, हमारी साइड नहीं आएगा। तो इसीलिए उन्होंने पहले से ऐसा प्लान बनाया। लेकिन ये जो सीक्रेट लेटर था ये अमेरिका को पता चल गया इसके बारे में, और फाइनली वुडरो विल्सन जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने संसद में इस प्रस्ताव को पारित करवाया कि हम लड़ाई में शामिल हो जाएं। तो ब्रिटिश जो लड़ रहे थे, ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस पश्चिमी फ्रंट पर, यानी कि जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पर, वहाँ पे यूएस की आर्मी ने अपने सोल्जर्स को भेजा और लड़ाई में शामिल हो गया। 1918 की शुरुआत में वुडरो विल्सन ने 14 पॉइंट का एक लेटर बनाया, उसे कहते हैं विल्सन्स 14 पॉइंट्स, जिसमें कहा गया था कि हम लड़ाई में क्यों शामिल हुए हैं, हमारा इस लड़ाई में शामिल होने का उद्देश्य क्या है, हम इससे क्या चाहते हैं, और लड़ाई खत्म होने के बाद दुनिया में क्या क्या होना चाहिए। तो ये एक तरह का आइडियल लेटर था। तो इसमें वर्ल्ड पीस की बात करी गई थी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यानी कि कोई सबमरीन किसी जहाज़ों को नहीं डुबोएगी, साम्राज्यवाद का अंत होगा, और लीग ऑफ नेशंस नाम का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन हुए। दो रेवोल्यूशन थे। सबसे पहला था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इसे कहते हैं। फेब्रुअरी में जो जार था, यानी कि वहाँ का जो राजा था, उसे जार कहते हैं, तो जार निकोलस द सेकेंड को हटा दिया गया और वहाँ पे तख्ता पलट हो गया और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी। कुछ लोग उस सरकार में थे शामिल जिन्होंने ये रेवोल्यूशन किया था, लेकिन ये लोग भी कुछ ज़्यादा समय नहीं टिक पाए, क्योंकि अक्टूबर में एक दूसरा रेवोल्यूशन हुआ बोल्शेविक पार्टी के द्वारा। इस बोल्शेविक पार्टी का नेता था लेनिन, और लेनिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, रशिया के लोगों को लड़ाई नहीं चाहिए, इसीलिए हम जर्मनी से शांति समझौता करेंगे, और इस शांति समझौते का नाम था ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मार्च 1918 में ये ट्रीटी साइन हुई, और इसी तरह से अचानक जर्मनी दो तरफ लड़ाई नहीं लड़ रहा था, अब सिर्फ एक तरफ लड़ाई चल रही थी, यानी कि जर्मनी के ईस्टर्न फ्रंट पे लड़ाई बंद हो गई। तो इससे जर्मनी में काफ़ी उत्साह फैल गया। उन्हें लगा कि अब हम जो हमारे बचे हुए सोल्जर्स हैं उन्हें पश्चिमी फ्रंट पर भेज देंगे और जल्दी ही वहाँ भी लड़ाई जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि तब तक यूएसए लड़ाई में शामिल हो चुका था और हर दिन लगभग 10,000 नए सैनिक यूएसए से फ्रांस में उतर रहे थे और लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे थे। तो देखिए 1918 आते आते एलाइड आर्मीज़ ने बॉल्कन्स में, इटली में, मध्य पूर्व में, इन सभी तरफ से हमला जारी रखा और पूरी तरह से सेंट्रल पावर्स की आर्मी को, यानी ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन आर्मीज़ को हरा दिया। और जो वेस्टर्न फ्रंट था वहाँ पे सबसे लास्ट में जर्मनी की आर्मी हारी, और वहाँ पे हारने का कारण था क्योंकि लगातार यूएसए अपने सैनिक वहाँ पे भेज रहा था। इसीलिए 11 नवंबर को फाइनली जर्मनी ने युद्ध विराम समझौते पे हस्ताक्षर कर दिए 11 बजे सुबह के, और 11 नवंबर 1918। लेकिन ये एक फाइनल शांति समझौता नहीं था, सिर्फ एक सीज फायर एग्रीमेंट था या फिर एक आर्मिस्टिस था।
समझौता हुआ अगले साल 6 महीने के डिस्कशंस के बाद। इसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ये नाम आप याद रखिए, और कुछ याद ना रखें तो एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ज़रूर याद रखें वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। तो ये ट्रीटी साइन हुई थी पैलेस ऑफ वर्साइल्स में, जो कि पेरिस के थोड़ा सा बाहर स्थित है। ये फ्रांस के राजाओं का पुराना पैलेस है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो हुआ वो था गिल्ट ऑफ वॉर, यानी कि इस युद्ध की जिम्मेदारी किसकी थी। वो पूरी जिम्मेदारी डाली गई जर्मनी पे कि आपके कारण ये युद्ध हुआ, और अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। हालांकि दोनों, हर तरफ से सारे देशों ने हमला किया था, सबके सैनिक मारे गए थे, लेकिन युद्ध की पूरी जिम्मेदारी जर्मनी पर डाल दी गई। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में पूरी तरीके से बॉर्डर्स बदल दिए गए, कई सारे नए देश बनाए गए जो मैं आपको आगे मैप में बताऊंगा। उसके अलावा अफ्रीका में कॉलोनीज़ की बाउंड्रीज बदल गई, और मध्य पूर्व में भी कई बाउंड्रीज बदली गई। जर्मनी को बहुत भारी पैसे चुकाने पड़े, बहुत भारी वॉर रेपरेशंस चुकाने पड़े, और ये अमाउंट इतना ज़्यादा था कि 2010 तक जर्मनी इसे नहीं चुका पाया। फाइनल इंस्टॉलमेंट वर्ल्ड वॉर 1 के वॉर रेपरेशन की 2010 में चुकाई जर्मनी ने। जर्मनी की जितनी भी कॉलोनीज थी अफ्रीका में, वो ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट ली। यूएसए को कुछ नहीं मिला क्योंकि यूएस इंपीरियलिज्म के खिलाफ था, कॉलोनीज के खिलाफ था। याद रखिएगा 14 पॉइंट्स जो थे विल्सन के, उसमें भी एक ये पॉइंट था कि कॉलोनीज और इंपीरियलिज्म खत्म होना चाहिए। इस ट्रीटी को या फिर वर्ल्ड वॉर 1 को कई बार ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 4 पुराने एम्पायर्स खत्म हो गए। पहला था जर्मन एम्पायर, और यहाँ पे जो डायनेस्टी रूल करती थी उसका नाम था होहेनजोलरेन। दूसरा था ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, जहाँ पे हैब्सबर्ग डायनेस्टी थी। रशियन एम्पायर, रोमानोव डायनेस्टी, और फाइनली ऑटोमन एम्पायर, जिसका राजा कहलाता था खलीफा या कैलिफ, और इसीलिए उसे कैलिफेट भी कहते थे। यानी कि ऑटोमन सम्राट जो होता था वो पूरी दुनिया के मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था। हालांकि उसका कोई पॉलिटिकल इतना पावर नहीं था, लेकिन फिर भी एक नॉमिनल रिलीजियस हेड था, फिगर हेड था, और उनकी काफ़ी इज्जत होती थी पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में। तो जब ऑटोमन एम्पायर हार गया और फाइनली ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि ऑटोमन एम्पायर को हम हटा रहे हैं, अब कोई राजा नहीं होगा, तो पूरी दुनिया में मुसलमान इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। और आपको याद होगा, अगर हिंदुस्तान के आज़ादी के मूवमेंट में भी एक नाम आता है खिलाफत मूवमेंट, वो इसी के अगेंस्ट था। किसके खिलाफ? कि आप कैलिफ को मत हटाइए। लेकिन फाइनली ये कैलिफ हटा दिए गए और ये खिलाफत मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं था। अब मैं आप बात करूँगा उन नए कंट्रीज़ की जो यूरोप में बने। तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, ये सभी देश ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से टूटकर बने। उसके बाद एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, पोलैंड और फिनलैंड, ये लगभग सभी रशिया और जर्मनी से निकलकर बने, रशिया और जर्मनी के एरिया से। और मध्य पूर्व में पैलेस्टाइन नाम का एक मैंडेट बनाया गया, एक देश बनाया गया बेल्फोर डिक्लेरेशन के तहत। मैंने इस बेल्फोर डिक्लेरेशन के बारे में डिटेल बताया है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के अपने वीडियो में, आप उसे देख सकते हैं। मध्य पूर्व में पैलेस्टाइन के अलावा और भी कई एरियाज बांट लिए गए फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, और कुछ एरिया रशिया को भी दिया गया। और एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट था साइक्स पीको एग्रीमेंट, और इसके तहत ये डिवीज़न किया। जो लाइन है, बाउंड्री लाइन, उसे आज भी साइक्स पीको लाइन कहते हैं। इस मैप में आप देखिए नाम फ्रेंच में लिखे हुए हैं, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन ये बेस्ट मैप है जो मुझे मिला, क्योंकि इसमें पुरानी बाउंड्रीज जो हैं वो कलर में दिखा रखी हैं, और जो नई बाउंड्रीज बनाई गई वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत, वो लाल रंग से मार्क्ड हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये है जर्मनी। तो आप देखेंगे कि जर्मनी का एरिया ये कम हो गया है क्योंकि ये पोलैंड को दे दिया गया। उसके अलावा ये लातविया को दे दिया गया। फिर यहाँ पे रशिया से एक देश बनाया, फिनलैंड। फिर आप देखेंगे जो ये लाइट ब्राउन में पूरा था, ये था ऑस्ट्रिया हंगरी, ये पूरा देश, ये पूरा एम्पायर। लेकिन इसे तोड़कर बना दिया गया चेकोस्लोवाकिया, उसके अलावा हंगरी, ऑस्ट्रिया और यूगोस्लाविया में। और ये टर्की आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये साइक्स पीको लाइन है, तो यहाँ पे सीरिया और ये आज का इराक। और ऑटोमन एम्पायर को क्या मिला? सिर्फ ये जो आज का टर्की है, इतना सा एरिया, बाकी उसका आधा एरिया दूसरे देशों में बांट दिया गया। और ये कुछ एरिया यहाँ पे आर्मीनिया का रशिया को दे दिया गया। अब मैं बात करूँगा कुछ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स की वर्ल्ड वॉर 1 में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियो की। अभी रेडियो का आविष्कार हुआ ही था कुछ साल पहले, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था।
और सबसे पहली बार कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वर्ल्ड वॉर वन में इस्तेमाल हुआ। उसके बाद आर्मर्ड कार्स, आर्मर्ड का मतलब उनके ऊपर मेटल प्लेटिंग लगी हुई थी जिससे बुलेट अंदर ना घुस सके। टैंक, इस फोटो में आप देखिए ये एक टैंक है, सबसे पुराना टैंक जो कि ब्रिटेन ने इस्तेमाल किया था। ये जो कंटीला तार होता है, बार्ब्ड वायर, उसके ऊपर से चढ़कर निकल जाता था और इसीलिए इसका यूज़ किया गया, इसका इन्वेंशन किया गया। सबमरीन्स, जर्मनी ने यू बोट्स का आविष्कार किया और इन्हें बहुत इस्तेमाल किया, कई सारे हज़ारों जहाज़ इन्होंने डुबो दिए यू बोट्स ने। फिर मशीन गन और मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिकल वॉरफेयर सबसे पहले वर्ल्ड वॉर वन में ही शुरू हुआ था। इतने बड़े स्केल पे, पहले छोटा मोटा होता था लेकिन इतने बड़े स्केल पे कभी नहीं हुआ था कि लाखों सैनिक मारे गए हों एक गैस के कारण। तो ऐसा वेस्टर्न फ्रंट पे बहुत हुआ था, दोनों यूके और जर्मनी ने इसका बहुत इस्तेमाल किया। इसीलिए आप देखेंगे कि इन सैनिकों ने मास्क पहने हुए हैं इन फोटो में, ये सभी मस्टर्ड गैस से बचाव के लिए हैं। फाइनली एरोप्लेन्स, पहली बार हवाई जहाज़ का इस्तेमाल किया गया। आप देखें इस फोटो में एक बेसिक छोटा सा प्लेन है जिसे बॉम्बिंग्स के लिए यूज़ करते थे या फिर गोलीबारी करने के लिए। अब मैं बात करूंगा वर्ल्ड वॉर वन के आफ्टर मैथ की, कि दुनिया पे इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा, समाज पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा। हम शुरू करेंगे हेल्थ से। तो देखिए पूरी दुनिया में कई लोग मारे गए और इसका कारण सिर्फ वर्ल्ड वॉर वन नहीं था, बीमारी भी थी। जो घाव होते थे वो ठीक नहीं हो पाते थे क्योंकि उस वक्त एंटीबायोटिक्स का आविष्कार या उसके एंटीबायोटिक्स की खोज नहीं हुई थी। और एंटीबायोटिक्स की खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वाज पेनिसिलिन। उसके बाद 1918 में एक बीमारी आई जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। ये H1N1 वायरस फैलाता है। ये वही वायरस है जो 2009 में भी पूरी दुनिया में फैल गया था। हालांकि इसका नाम स्पेनिश फ्लू है लेकिन ये सिर्फ स्पेन में नहीं था, ये पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फैल गया और इससे 50 मिलियन लोग मारे गए। तो आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर वन में लड़ाई के कारण तो केवल 17 मिलियन लोग मारे गए, लेकिन बीमारी से सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर 1918 से 1920 में 50 मिलियन लोग मारे गए, 5 करोड़। तीसरा, शेल शॉक्ड सोल्जर्स, यानी कि सोल्जर्स जिन पे कंटिन्यूसली बमबारी होती थी, आसपास गोले गिरते रहते थे, वो शेल शॉक में चले गए। आज हम इस चीज़ को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। तो देखिए अब इस पे रिसर्च काफ़ी हो चुका है और ये सब वर्ल्ड वॉर वन के बाद हुआ कि सोल्जर्स की साइकोलॉजी पे, उनकी मेंटल स्थिति पे रिसर्च हुआ कि इन्हें क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद ही ये PTSD डिस्कवर हुआ और इसका इलाज अब होता है सोल्जर्स पे वर्ल्ड वॉर टू के समय से। फाइनली इतने आदमी जब मारे गए, इतने सारे सैनिक मारे गए, तो आदमियों की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। और 1921 में, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ब्रिटेन में जब सेंसस हुआ तो हर 1000 आदमियों पे 1300 महिलाएं मौजूद थी। यानी आप देखिए सेक्स रेशियो कितना ज़्यादा है। अब मैं बात करूंगा सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट की। तो इस लड़ाई में लड़ने वाले कई सोल्जर्स ने किताबें लिखी, उनमें सबसे फेमस थे अर्नेस्ट हेमिंगवे, जिन्हें बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिला लिटरेचर का, और J.R.R. टॉलकियन लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के राइटर हैं, जो बुक्स हैं फेमस, हॉबिट और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, दोनों पे मूवीज़ भी बन चुकी हैं, काफ़ी फेमस मूवीज़ हैं। ग्लोरी और रोमांटिसिज्म ऑफ वॉर वॉज गॉन, यानी कि पहले जैसा कि वर्ल्ड वॉर वन के पहले लोग सोचते थे कि लड़ाई के बिना कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता या फिर महान नहीं बन सकता, ये सारी सोच खत्म हो गई। एक सोच थी कि भाई देश के नौजवानों को जाके लड़ाई लड़नी चाहिए और देश का नाम रोशन करना चाहिए। ये सब बातें हवा हो गई। क्योंकि उन्हें पता चला कि अगर आप लड़ाई जीतते भी हैं तो भी एक देश को बहुत नुकसान है, जवान लड़के मारे जाते हैं, देश की हालत इकोनॉमिकली और सोशली काफ़ी बदल जाती है। इन सब चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ वर्ल्ड वॉर वन के बाद में। तीसरा था कि फैक्ट्री में महिलाएं काम करने लगी। ये एक बहुत बड़ा सोशल चेंज था यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि जब सारे आदमी लड़ाई लड़ने के लिए चले गए, सेना में भर्ती हो गए, तो पीछे फैक्ट्रियों में काम करने वालों की कमी थी, इसलिए महिलाएं फैक्ट्री में काम करने लगी। और जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुआ तो इसके बाद भी कई महिलाओं ने काम जारी रखा और कई जगह उन्होंने अपने हक के लिए वोटिंग राइट्स मांगे। पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था लगभग सभी पश्चिमी देशों में, और इस वर्ल्ड वॉर वन के बाद ही 1920 के दशक में सभी जगह वोटिंग राइट्स के लिए एक आंदोलन चला, जिसे कई बार सफ्राजेट मूवमेंट भी कहते हैं, और इसी के बाद वोटिंग राइट्स मिले महिलाओं को। और लास्ट
हिटलर जर्मनी में हिटलर की जो पार्टी थी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, उसका जन्म हुआ और जर्मनी को उस वक्त वेमार रिपब्लिक कहते थे, ये नाम भी ध्यान रखिएगा। जर्मनी ने अपना नाम बदलकर वेमार रिपब्लिक रख लिया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में। फिर मैं बात करूँगा इकोनॉमिक। तो देखिए, ग्रेट ब्रिटेन पहले एक बहुत ही अमीर देश था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में उसने बहुत लोन लिए यूएसए से और इसीलिए वो उधार में चला गया। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूएसए और फ्रांस दोनों भारी उधार में थे यूएस से, और यूएस ने बदले में अपनी इकोनॉमी को बहुत तेज़ी से बढ़ाया और इसी ग्रोथ के चलते 1920 के दशक तक वहाँ पे भारी तेज़ी हुई और यूएस का बहुत डेवलपमेंट हुआ 1929 तक, जब तक वहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स क्रैश नहीं कर गए। लास्टली पॉलिटिकल चेंजेस। तो देखिए, ब्रिटिश और फ्रेंच पावर्स बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो गई, बढ़ गई, क्योंकि उन्हें जर्मनी की सारी कॉलोनीज़ मिल गई थी, बहुत सारे रिसोर्सेज मिल गए थे, और यूएसए एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल पावर बन गया था, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, इस सब में यूएस का बहुत बड़ा रोल था। यानी कि यूएसए एक सुपर पावर बनने की तरफ अपने पांव बढ़ा चुका था। जर्मनी में जैसा कि मैंने आपको बताया, नेशनल सोशलिज्म बढ़ गया। हिटलर की ये पार्टी, जिसे हम नाजी पार्टी भी कहते हैं, उसका जन्म हुआ और 1931 तक उसने जर्मनी पे चुनाव जीतकर अपनी सरकार बना ली। टर्की जैसे कुछ देशों में पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए। टर्की का मूवमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब ऑटोमन एम्परर वहाँ से हटा दिए गए तो उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, ये नाम याद रखिएगा, कमाल अतातुर्क ने वहाँ पे एक रेवोल्यूशन किया और जिसके तहत आज का जो टर्की देश है वो एक सेक्युलर देश की तरह उभरा। तो ये नाम याद रखिएगा, कमाल अतातुर्क। फाइनली लीग ऑफ नेशंस, पहला इंटरनेशनल ग्रुप बना जिसमें बहुत सारे देश शामिल थे और इसलिए बनाया गया ताकि भविष्य में कोई वर्ल्ड वॉर जैसी लड़ाई ना हो। हालांकि ये पूरी तरह से फेल कर गया क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 को ये नहीं रोक पाया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, वर्ल्ड वॉर 1 आपको अच्छे से समझ में आया। आप इसका फीडबैक दे सकते हैं अपने कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच।